एम्स यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, ये सिर्फ 2014 तक 7 कॉलेज सेवा, लेकिन ये 9 साल में 15 कॉलेज बढ़े हैं और 12 कॉलेज बढ़ने वाले हैं। मुझे मालूम है क्योंकि मैं इस सेक्टर में थोड़ा क्लोज हूं, इसलिए। तो अभी तक 2014 तक कितने कॉलेज थे? एम्स को आपको पता नहीं है, आपको दिया कि नहीं मुझे पता नहीं, तो आपको मिल सकता है क्योंकि हर स्टेट को देने वाले मुझे पता है, क्योंकि मैं मेरे शहर के लिए मंगा था तो वो बोले पहले सब स्टेट का होने दो, बाद में आपको। तो एम्स एक बड़ी इंस्टीट्यूशन है, 3000-4000 बेड का हॉस्पिटल आता है, 200-300 मेडिकल एडमिशंस होते हैं और हर तरीके की सर्जरी उधर होती है, इतने बड़े बड़े सब सुविधा होती है। तो पहले सिर्फ 2014 तक सिर्फ 7 एम्स थे, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 9 साल में 15 बन गए। देखो स्पीड कितनी, डबल से ज्यादा है। हम 70 साल में सिर्फ 7 बनाए, लेकिन 9 साल में 15 बनाए। अगर मेडिकल कॉलेज का भी संख्या है, इसमें थोड़ा मुझे लगता है थोड़ी फिगर गलत है। 2014 तक 350 के आसपास मेडिकल कॉलेज थे, वो फिगर को मत देखो क्योंकि मैं हमेशा इसके ऊपर से देता हूं, लेकिन प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के ऊपर 700 के आसपास मिलता, ऑलमोस्ट डबल मेडिकल कॉलेज हो चुका है। उसके साथ मेडिकल कॉलेज का एडमिशन अगर देखें, यानी एमबीबीएस को बच्चों को, तो एडमिशन एमबीबीएस को बच्चों को 82,000 2014 तक इतना था, और ये इतने नए तो 82,000 प्लस 70,000 इतना बढ़ चुका है, ऑलमोस्ट 3/4 टाइम्स बढ़ा है। अब मैं तो डॉक्टर हूं, मैं आपको बताऊंगा कि हाँ हमारे डॉक्टर लोग बोलते कल को बढ़ा रहे, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कोविड के टाइम जब बीमारी आई थी तो डॉक्टर नहीं मिल रहे थे, देहात में डॉक्टर नहीं थे, और उतना ही नहीं तो यूक्रेन में से जो 22,000 लोग लाए ना, उसमें से 20,000 लोग तो डॉक्टर पढ़ने गए थे। तो हमारा पैसा देश का बाहर जा रहा है, बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जा रहे हैं, वो नहीं जाना, हमारे पास सबकी हेल्थ अच्छी रहना, सबको मेडिकल एजुकेशन मिलना जिसको चाहिए हो, तो इसीलिए मेडिकल कॉलेज बढ़ाए, एम्स कॉलेज बढ़ाए, हॉस्पिटल्स बढ़ाए, और ये स्पीड भी ऑलमोस्ट डबल है। उसके बाद मैं पहले ही बोल रहा हूं कि हमारे प्रोग्रेस के लिए, हर एक के लिए शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये नया शिक्षा प्रणाली माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लाई गई। और 3 साल पहले जो मैं पढ़ाई कर रहा हूं, और एक बार मैंने बीएससी को एडमिशन लिया, और उस टाइम समझो मेरे से गलती हो गया, और मुझे कॉमर्स सीखना है, फाइनेंस सीखना है, तो बीएससी आपको कंप्लीट करना पड़ता था। आप बीएससी भी करो और आपका इंटरेस्ट तो फाइनेंस भी करो, तो दोनों डिग्री साथ में ले सकते हैं आप। ये ऐसे नए उसमें सोच, स्किलिंग। आज हमारे पास हमारे देश की संख्या 140 करोड़ है, और 140 करोड़ देश में अगर हम एक सिंपल इलेक्ट्रिशियन भी समझो फोन किया तो नहीं मिलता। तो क्यों नहीं मिलता? तो छोटे छोटे जो चीज है, छोटी छोटी के लिए स्किलिंग बोलते हैं उसको, प्रशिक्षण देना, उसके लिए स्किलिंग का भी बहुत जोर किया है। और साइंस डेवलप होना बोल के 722 जिलों में अटल टिंकिंग लैब, यानी स्कूल में बच्चे जाता ही उनको लेबोरेटरी का प्रशिक्षण होना, इसीलिए गवर्नमेंट के माध्यम से 10,000 अटल टिंकिंग लैब्स भी बनाए। और जैसे मैं एम्स बोल रहा था, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, वैसा 2014 तक सिर्फ 13 एम्स थे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, लेकिन ये 9 साल में और 7 नया बनाए। और यूनिवर्सिटी अगर हम देखें 2014 तक 723 यूनिवर्सिटी थी भारत देश में, उससे ज्यादा और 390 यानी 400 के आसपास यूनिवर्सिटी बढ़ाया गया। मैं आपको पहले ही बताया कि एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्रीकल्चर सेक्टर में हमें जो खाद लगता है, फर्टिलाइजर जो लगता है, वो हम
यूरिया यूज करते हैं, और यूरिया हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। और यूरिया जब इंपोर्ट करते हैं तो अभी टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम 50 किलो की गोनी रहती है, 50 किलो की गोनी को खर्चा तो 2200 रुपए आता है, लेकिन 260 रुपए में मिलती है क्योंकि सब्सिडी है। लेकिन उसमें एक मैं बताना चाहता हूं, आजकल हमारे पास एक हमारे साइंटिस्ट ने इनोवेशन किया, खोज किया, और खोज के माध्यम से नैनो यूरिया का प्लांट लगाया। नैनो यूरिया एक 500 ml की बॉटल रहती है, और जो हम जमीन में जो यूरिया जो डालते थे वो न देते हुए ड्रोन के माध्यम से उसको स्प्रिंकल करते हैं, फवारनी करते हैं, और स्प्रिंकल करने के बाद वो यूरिया इन लिक्विड फॉर्म जो है वो पत्तों के माध्यम से अब्जॉर्ब किया जाता है, और उसका इफेक्ट इक्वली गुड है। तो ये खोज हमारे साइंटिस्ट ने लगाया, और ये काम भी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये 9 साल में हो चुका है। आपको पता है कि पहले सरकार का एक काम था कि इलेक्शन आया कुछ ना कुछ घोषणा करना, हम ये करेंगे वो करेंगे, पत्थर लगा देना, और लोगों को लगता था कि अब ये काम हो रहा है। लेकिन ये इलेक्शन का एक स्टंट था, और ऐसे बहुत सारे काम, ये रास्ता हम करेंगे, ये ब्रिज करेंगे, ऐसे बहुत सारे काम करके रखे थे। तो मैं छोटी मोटी चीज तो नहीं बता सकता, इसमें टाइम तो बहुत लगेगा, लेकिन 2-4 चीज जो है जो हजारों करोड़ रुपए की थी। यूपी में सरयू नहर परियोजना यूपी में थी, आसाम में बोगीबिल ब्रिज जो कुछ किलोमीटर दूर है, और बिहार में कोसी रेल महासेतु, और कोलन में बाईपास केरल में। तो ये सब इतने बड़े प्रोजेक्ट है, हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट है। ये बहुत सालों से कुछ बना के रखे थे, लेकिन जिसके माध्यम से लाखों लोगों को फायदा होता था, वो पूरा करने का काम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो चुका है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आपको बताया कि रेलवे स्टेशन, रेलवे वंदे भारत रेलवे लाइन, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, इसके बारे में बताया। लेकिन रेलवे स्टेशन पे आप गए तो कुछ रेलवे स्टेशन अभी 5 स्टार जैसे, और मैं एक बताऊंगा कि मैं तो वैसा फाइनेंस मिनिस्टर होने की वजह से क्या डिपार्टमेंट को क्या पैसा दिया मुझे पता है। रेलवे का बजट कुछ 30,000 तक रहता था, अभी हम ये साल रेलवे को 2,40,000 करोड़ दिया है, इतना पैसा दिया है। और इसी के माध्यम से स्टेशन डेवलप करने के लिए रेलवे के स्टेशन पे स्टेशन डेवलप करने से बहुत सारा बजट रखा है। और एक आज कुछ रेलवे स्टेशन ऐसे हैं कि जो 5 स्टार जैसे हैं, और रेलवे में कैफेटेरिया हो, प्रवासी को बैठने का बड़ा हॉल हो, और सभी चीजों से युक्त उसका एक बिजनेस के लिए भी काम हो, ऐसा सभी चीजों के लिए जो काम लगता है वो अवेलेबल है। और रेलवे स्टेशन का भी सुधार हो चुका है। सबसे ऊंचा दुनिया में एक रेलवे का ब्रिज जो कश्मीर में है। नेक्स्ट, आप सभी को पता है हम जब स्वतंत्र हुए तो एक भारत देश है, अखंड भारत तो था, लेकिन छोटे छोटे राज्य थे। 563 संस्थान थे, और इन संस्थानों का इकट्ठा करने का काम करके एक भारत श्रेष्ठ भारत अगर किसने बनाया होगा तो हमारे उसी टाइम के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने बनाया। 563 में से 562 छोटे छोटे राज्यों को इकट्ठा इन्होंने किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और उस वक्त नेहरू जी बोले थे कि मैं कश्मीर मेरे पास दो, प्राइम मिनिस्टर थे, मैं करूंगा। लेकिन कश्मीर का आखिरी तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। अभी 370 कलम प्रधानमंत्री जी ने रद्द किया। लेकिन अगर सभी संस्थानों को इकट्ठा करने का काम किया होगा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया है। वो गृह मंत्री थे और उनके मेमोरी में
एक जो गुजरात में नर्मदा डैम के ऊपर केवड़िया के पास एक भारत श्रेष्ठ भारत या स्टैचू ऑफ यूनिटी जो बनाया है, तो सबसे हाईएस्ट स्टैचू आज उधर है और ये बहुत ही एक टूरिस्ट प्लेस बना है। तो ये भी एक दुनिया को पहचान, जिसने भारत को एक बनाया, वैसा सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू गुजरात में बनाया और ये भी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो चुका है। आज हम अगर मनाली में गए, मनाली से लाहौल तक एक बड़ा टनल बनाया, इसको अटल टनल ये नाम भी दिया और ये 10,000 फीट के ऊपर है और ये भी काम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा हुआ है। हम अभी, मैं तो एक केंद्र का मंत्री हूं, इसलिए मैं सबको बताना पड़ेगा, आपको थोड़ा टाइम लेने वाला है। मैं तुम सावन सबको पहले बताया भाई 1 घंटा लगेगा मुझे, इतना बड़ा काम हो चुका है। 1 घंटा में तो जस्ट मैं एक जस्ट मेंशन कर रहा हूं। अभी आपको पता है कि जैसा मैं बताया कि एक पीएम गति शक्ति प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बना। तो पीएम गति शक्ति क्या है ये आप समझ लो। ये हमारे पास समझो एक पोर्ट एक डिपार्टमेंट है, ट्रांसपोर्ट एक डिपार्टमेंट है, रेलवे एक डिपार्टमेंट है, पावर एक डिपार्टमेंट है। तो हर एक डिपार्टमेंट अलग अलग काम करता था। समझो पोर्ट यानी बंदर बना है तो उधर रोड नहीं बनती थी, और रोड बना है तो ब्रिज नहीं बनता था। तो अधूरा काम करके अधूरा हमारे देश की संपत्ति वैसे ही बिना यूज पड़ती थी। लेकिन प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 16 डिपार्टमेंट्स इकट्ठा किए, 16 अधिकारी। समझो मुझे एक ब्रिज बनाना है या रेलवे का ब्रिज करना है, तो उसके ऊपर ट्रांसपोर्ट का है क्या नहीं, ट्रांसपोर्ट कैसा करेंगे, उसके ऊपर और कुछ लाइटिंग का यानी पावर का कैसा करेंगे, ये सब इकट्ठा करके, सब 16 डिपार्टमेंट इकट्ठा करके इनको एक साथ यूज कैसा करें। ये एक पीएम गति शक्ति एक भारत में बनाई, जो 16 लोग इकट्ठा के काम करते हैं और उसके माध्यम से एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है। और ये भी डिसीजन प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, ये सरकार ने लिया है। भारत में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक डिजिटल क्रांति हो चुकी है। आजकल आपको पता है कि डिजिटल इंडिया, डिजिटल आप समझ सकते हैं, तो डिजिटल इंडिया के अलग अलग क्षेत्र में काम हो चुका है। अब मैं फाइनेंस का हूं, मैं बताना चाहता हूं आपको कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से बैंक डिपार्टमेंट, बैंक वाले हर कॉलोनी में गए, हर गांव में गए, हर गांव में जाके, कॉलोनी में जाके लोगों का फॉर्म भर के उनका 0 बैलेंस पे अकाउंट ओपन किया। पहले अगर 2014 के पहले बैंक में कोई सिटीजन जाता था तो उसको 1000-2000 रुपए भरे तब उनका बैंक में अकाउंट नहीं ओपन होता था। उतना ही नहीं तो उनको चक्रा मारना पड़ते थे, बार बार जाना पड़ता था। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जनधन योजना उनके नेतृत्व में निकाली, और मैं बताने को मुझे हर्ष हो रहा है कि इस देश में संख्या 140 करोड़ है, तो 140 करोड़ में से 150 अकाउंट जनधन अकाउंट के, और हम तो 0 बैलेंस की बात कर रहे हैं, लेकिन इस अकाउंट में भी 1,90,000 करोड़ रुपए जमा है। आप समझेंगे नहीं, ये अकाउंट 0 बैलेंस के थे, पैसा भरने की जरूरत नहीं, तो भी लोग उसमें पैसा भर रहे हैं। तो 1.9 लाख करोड़ यानी 190 लाख करोड़ रुपए इस अकाउंट में भी जमा है। ये जनधन योजना है, और इसी का फायदा वो समझो जिसका पहले बैंक में अकाउंट नहीं रहता था, लेकिन अभी अकाउंट होने के माध्यम से बीमा योजना हो, पेंशन योजना हो, सब्सिडी हो, या अलग अलग स्कीम्स के माध्यम से हम उसके ऊपर पैसा जमा कर सकते हैं।
अब मैं डिजिटल की बात कर रहा था, अभी पहले जब डिजिटल नहीं था तब राशन कार्ड हमने देखा है, राशन कार्ड की स्कीम्स। अभी डिजिटल होने की वजह से अभी 4.7 करोड़ डुप्लीकेट राशन कार्ड हमने कम कर दिए। नहीं तो कुछ लोग क्या करते थे, समझो ये गोवा में भी है, इधर भी राशन कार्ड है और ग्रामीण क्षेत्र में भी राशन कार्ड लेते थे। अभी कंप्यूटर के माध्यम से डिजिटल किया और ये अभी राशन कार्ड जो इस 4.7 करोड़ डुप्लीकेट राशन कार्ड कम करिए। ऐसा ही गैस कनेक्शन भी डुप्लीकेट था, 4.14 करोड़ गैस कनेक्शंस थे, उसका ही हुआ। और मैं बताना चाहता हूं फाइनेंस सेक्टर में अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन की बात की तो 40% डिजिटल ट्रांजैक्शन इंडिया में हो रहा है। इंडिया इज द 3rd लार्जेस्ट कंट्री फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शन। आज मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि हमारे पास इंटरनेट फैसिलिटीज है। भारत अगर इंटरनेट यूज करने वाला दुनिया में सबसे ज्यादा इंटरनेट कौन से देश में होता होगा तो भारत में होता है। इतने बड़े पैमाने पे इंटरनेट होता है और ये इंटरनेट सस्ते इंटरनेट है। डिजिटल लेन देन का भी छोटे व्यापारी में भी काम हो रहा है उसका। और 5G टेक्नोलॉजी भारत खुद बना रहा है। ये महत्वपूर्ण संशोधन भारत ने किया है। उसके साथ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कंट्री का क्या है, इसके ऊपर बहुत महत्वपूर्ण रहता है। हमारा एक्सपोर्ट एवरी ईयर बढ़ते जा रहा है और ये एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, इंपोर्ट कम करने पे हमारा ख्याल है। और इंपोर्ट कम करना, जो चीज समझो, मैं एग्जांपल देना चाहता हूं, चाइना से हम मोबाइल इंपोर्ट करते थे, अभी अलग अलग स्कीम के माध्यम से हम हमारे पास मोबाइल बना रहे और हम अभी मोबाइल एक्सपोर्ट कर रहे हैं। खिलौना, बच्चों के जो लगते खिलौना जो रहते हैं वो खिलौना भी हम इंपोर्ट करते थे, लेकिन खिलौना भी हम हमारे पास बना रहे और हम आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और ये जो इंपोर्ट करने वाली चीज है, वो इंपोर्ट करने वाली चीजों को हमने जो अलग अलग बैंक के माध्यम से PLI स्कीम है, प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव्स, समझो मेडिकल इक्विपमेंट है और मेडिकल इक्विपमेंट हमारे पास इंपोर्ट करते हैं हम लोग, वेंटिलेटर। तो हमारे पास अगर कोई साइंटिस्ट ने वेंटिलेटर बनाया तो हम उसको सस्ते इसमें कर्ज देते हैं, इसको PLI स्कीम बोलते हैं। ये स्कीम भी हमारे पास चल रही है और इसके माध्यम से हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है और इंपोर्ट कम हो रहा है। अब ये सब करते समय हमारा इकोनॉमी अगर देखें तो हमारी इकोनॉमी भारत देश की 5वें नंबर पे है। 2004 से 2014 तक मनमोहन सिंह जी एक इकोनॉमिस्ट थे, माननीय प्रधानमंत्री जी थे, और उनके पीरियड में 10 साल में 2004 में हमारा नंबर 11वें नंबर पे था और 2014 में उन्होंने जब प्रधानमंत्री की पद छोड़ा तो उनका नंबर, हमारा देश का नंबर 10वें नंबर पे आ गया। मतलब एक कंट्री को हमने पीछे छोड़ा। लेकिन प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो 9 साल की सरकार आज पूरी कर रही है, आज प्रधानमंत्री जी को 9 साल पूरे हो गए प्रधानमंत्री बनकर, तो इनके पीरियड में हमारी इकोनॉमी 10वें नंबर से आके 5वें नंबर तक आई है। तो 5 कंट्री को हमने पीछे छोड़ा है। और उसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ब्रिटिश कंट्री हमारे पे 150 साल राज किया था, हम उनके गुलामगिरी में थे, ये वो ब्रिटिश से आगे हमारी इकोनॉमी बढ़ चुकी है और इसी का आनंद भारतीय लोगों को बहुत हो चुका है। तो इसके बाद प्रधानमंत्री जी ने उनके नेतृत्व में अलग अलग स्कीम्स, एक यूनिकॉर्न यानी स्टैंड अप इंडिया स्कीम्स। स्टैंड अप इंडिया बोल तो नए एंटरप्रेन्योर को, नए बिजनेसमैन को बैंक के माध्यम से लोन मिलता है और बिजनेस चालू करता है। और स्टैंड अप इंडिया हो या स्टार्टअप इंडिया हो, स्टैंड अप इंडिया अगर किए तो रिजर्व लोगों के लिए, SC ST और महिला, इनके लिए से, इनका जो मागास वर्गीय लोग है उनका सबलीकरण होना चाहिए, महिलाओं को सबलीकरण होना चाहिए, सशक्त बनना चाहिए, इसीलिए स्कीम है।
और स्टार्टअप इंडिया यानी नया बिजनेस फंड कोई भी रहो, तो ये स्टार्टअप इंडिया के हमारे पास 1 लाख भारत देश में उद्योजक बन रहे हैं। और इस उद्योजक बनने के लिए मैं बताना चाहता हूं, उसमें से 100+ 103 या 104 के आसपास ऐसे हैं कि जो इन्होंने बिजनेस चालू किया और $1 मिलियन से उनका बिजनेस जाता है, यानी उसका टर्नओवर 1 मिलियन बोल तो समझो डॉलर का, और हमारा अगर रेट अगर देखे तो 8,000 करोड़ से भी उनका बिजनेस ज्यादा है। तो ऐसे भारत देश दुनिया में नंबर 3 का देश है और यूनिकॉर्न्स बढ़ चुके हैं। सर एक्सक्यूज मी, आप प्रेजेंटेशन के बाद लंच के ऊपर उनके साथ में डिस्कशन करें। एक बार प्रेजेंटेशन कंप्लीट झालं ना, आपण जेवायलासाठी बरोबर जेवले नाही ते अजून। आता ह्याच्यानंतर मैं बताना चाहता हूं की प्रेजेंटेशन संपून घेऊया आणि बरोबरच जेवण करू। हा, जेवण बरोबर करायचंय आणि मराठी बात कर रहा हूं, समझ रहा है की नाही? जेवण करत असताना आम्ही तुमच्या बरोबर एका टेबलवर मी एकटच बसणार आहे, मग जॉईन करू सगळे एकत्र। बरं, सगळे एकत्र बसू, एकदा प्रेजेंटेशन संपून घेऊन जेवण करू। यस। तो ये सब कैसा है कि 2-3 चीज आप समझ लो, ये सब क्यों हो रहा है? सालों से आए वाले कुछ रूल्स थे, रेगुलेशंस थे। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 39,000 आप समझ लो जो अलग अलग रेगुलेशंस थे, रूल्स थे। सीधे एक बात है, 2014 के पहले अटेस्टेशन करना, बोल तो कोई तो एखादा डिप्टी कलेक्टर या क्लास 2 ऑफिसर के पास जाओ और उसको अटेस्ट करो, ऐसा ही था, वो निकाल दिया गया। तो आप यू आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ द कंट्री और आप खुद साइन करो भाई ये सच है। तो ऐसे अलग अलग रेगुलेशंस निकाल के 39,000 रेगुलेशंस निकाले, इसलिए हर क्षेत्र में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो रहा है। और मैं बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बिजनेस तो बढ़ रहा है और भारत देश 2014 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे 142 नंबर पे था, तो अभी 63वें नंबर पे है। ऑलमोस्ट मोर देन 50% हम कम हुए हैं, हमें सहूलत मिल रही है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग अगर हम देखें 2014 में 12वें स्थान पे था, अभी भारत देश 2022 में दूसरे स्थान पे है। और ऑटोमोबाइल उत्पादन में 2014 में 7वें स्थान पे था, अभी भारत तीसरे स्थान पे है। अभी युवा देश, मैं पहले बोला कि महिला और युवा पे बहुत कंसंट्रेशन है, तो हमारी युवा शक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत देश को एक युवा देश बोलते हैं। हमारा पॉपुलेशन अगर 140 करोड़ है तो 140 करोड़ में से 65% हमारे देश में युवा लोग हैं जिनकी उम्र 30 साल से नीचे। तो एक भारत में युवा अगर है तो युवा का अडॉप्शन करना, नई चीज देखना, नई चीज को अडॉप्ट करके उसको प्रैक्टिकल कैसा करना, एक उनकी ताकत रहती है। जैसा आदमी यंग रहा ना तो वो चैलेंज स्वीकार कर सकता है, और 40-50 साल के बाद गए तो वो जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन एक चैलेंज देने का काम युवा में रहता है। और ये नई युवा शक्ति को आकार देने का काम भी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है, जिसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का मैंने बताया, स्किल इंडिया के माध्यम से रोजगार के लिए बताया, और देश में एक स्पोर्ट कल्चर, युवा है तो खेलना उनको पसंद है, तो स्पोर्ट कल्चर भी कैसा लाए, इसलिए स्पोर्ट की यूनिवर्सिटी हो। अलग अलग आपको पता है, पहले तो एक लोग समझो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे खेलने गए तो कोई ट्रेन में जाता था, उनको पैसा नहीं मिलते थे, ट्रेनिंग नहीं मिलती थी। लेकिन अगर इंटरनेशनल लेवल पे अगर कोई खेल रहा है तो उसकी पूरी मदद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से होती है। नेशनल में खेल रहा है तो भी उसको अच्छी तरह से सहूलत दी जाती है, और अलग अलग क्रीड़ा क्षेत्र में स्टेडियम हो, अलग अलग फैसिलिटीज उपलब्ध करने का काम भी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चल रहा है। टूरिज्म विरासत की विकास भी, टूरिज्म बढ़ाने के लिए समझो बुद्ध सर्किट हो, सोमनाथ जैसा मंदिर हो, महाकाला कॉरिडोर हो उज्जैन में, करतारपुर
कॉरिडोर हो, ये अलग अलग क्षेत्र में भी टूरिज्म बढ़ाने का काम चल रहा है। और अब मैं बताना चाहूंगा, हमारे पूर्वज और आप में से, मुझे मालूम नहीं देहात में से कौन है, अभी भी देहात में 2 आदमी सवेरे सवेरे मिले तो हम, कोई नमस्कार कहता है, कोई राम राम कहता है, राम राम। तो ये राम, ये हमारे भगवान है। और ये भगवान जिसका जन्म अयोध्या में हुआ, वहां मंदिर नहीं था। 500 वर्षों से डिमांड थी कि अयोध्या में मंदिर होना। हमारे पूर्वज के पूर्वज, लेकिन ये सपना उनका सपना ही रहा। लेकिन हमारे पूर्वजों का सपना प्रधानमंत्री जी के हाथों से जिसका भूमि पूजन हुआ, वो भव्य, पूरे दुनिया में सबसे अच्छा राम मंदिर अयोध्या में बन रहा है। और हम लोग नसीबवान है कि ये अयोध्या वाला बनने वाला राम मंदिर दिसंबर 23 तक खत्म हो जाएगा। और दिसंबर 23 को हम अयोध्या में जाके रामलीला का दर्शन ले सकते हैं। तो एक नसीब हमारा है। और ये क्यों होगा? ये प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है, ये भारत सरकार के नेतृत्व में, एक बहुत बड़ी उपलब्धि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रही है। आपको सभी पता है, आपको सभी पता है, डोनर म्हणजे मीन्स डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, यानी 7-8 राज्य जो है नॉर्थ ईस्ट में, वो 7-8 राज्य अविकसित राज्य है। और वो अविकसित राज्य का पहले विकास थोड़ा भी नहीं था, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने वो राज्य को, तो आसाम रहो, अरुणाचल प्रदेश रहो, मेघालय हो, सिक्किम हो, नागालैंड हो, इनके लिए स्पेशल बजट देके वो विकसित हो चुका है। और उसका एक अलग मंत्रालय माननीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने चालू किया था। और हमारे जैसे मिनिस्टर को कंपलसरी है महीने में 1 बार उधर जाना और अपने अपने क्षेत्र में जो कुछ काम करके बताना, तो उसका भी विकास हो रहा है। इसी के साथ पूर्वोत्तर बोलते, यानी नॉर्थ ईस्ट की हो या साउथ की हो या नॉर्थ की हो, संस्कृति के जपने का काम भी आजकल प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। और इस 9 साल में पर्यावरण और संरक्षण के संवर्धन के लिए भी काम हो रहा है। जैसा आपको पता है, अगर बिजली भी प्रोडक्शन करना है तो हम थर्मल पावर स्टेशन बोलते थे, जिसके माध्यम से धूप निकल के एक पर्यावरण खराब होता था। लेकिन अभी रिन्यूएबल एनर्जी को स्कोप दिया है, उसके साथ अभी बल्ब है तो लेड बल्ब लाने के बाद 90% तक इलेक्ट्रिसिटी पावर को कम लग रही है। और COP26 यानी 26 तक जो इंटरनेशनल लेवल पे एक जो मीटिंग हो गई, उसमें से ज्यादा ये एनर्जी रिन्यूएबल कैसे बनी, इसके ऊपर भी डिसाइड हुआ था। तो इन सभी क्षेत्रों में काम हो रहा है। मैं अभी बस 2-3 मिनट में खत्म करूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है तो डिफेंस है, यानी संरक्षण। तो संरक्षण क्षेत्र में भारत सेल्फ सफिशिएंट बन रहा है। छोटी छोटी चीज के लिए भी हमें इंपोर्ट करना पड़ता था, अभी भारत एक एक्सपोर्ट देश बन रहा है। बहुत सारी चीज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और हमारे अधिकारियों को भी अभी अधिकार दे चुका है, जिसके माध्यम से जो सुरक्षा के लिए जो हमारे पास तीनों दल के जो अधिकारी है, उसके अधिकार बढ़ चुके हैं। जो सामग्री लगती है, छोटी छोटी चीज हमारे भारत के पास बनकर एक्सपोर्ट हो रहा है। और एक आत्मनिर्भर भारत डिफेंस के बारे में कैसा बने, इसके ऊपर भी बहुत सारे काम चल रहा है। मैं इसके साथ बताना चाहता हूं कि जो हमारी कश्मीर, जो भारत का अविभाज्य भाग है, भारत के कश्मीर और भारत एक ही है, लेकिन वो कश्मीर में शांतता नहीं। कश्मीर में कोई भी इवन मिलिट्री रहो या डिफेंस के ऊपर स्टोन फ्लेजिंग होता था, दगड़ फेंक बोलते उसको, तो वो भी होता था। लेकिन वो 370 कलम हटाया, वहां शांतता है। और कश्मीर का विकास करने के लिए अलग अलग कोशिशें चल रही है। और आपको पता है 370 कलम हटाई, उसके साथ सर्जिकल स्ट्राइक किया, एयर स्ट्राइक किया। और ये बहुत बड़ी
उपलब्धि है। और जैसे पहले एक पूरे देश में एक श्रृंखला चलती थी बॉम्ब स्फोट की, अभी वो श्रृंखला बंद कर दिया। यानी आतंकवाद ऑलमोस्ट, आई एम सेइंग ऑलमोस्ट कम हो चुका है। तो ये सब बहुत बड़ी देश के लिए उपलब्धि है। इसके साथ मैं बताना चाहता हूं कि रक्षा उत्पादन, जैसा मैंने बताया कि रक्षा उत्पादन हमारे देश में हो रही है और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हमारी इमेज बढ़ चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भारत की तरफ आकांक्षा के माध्यम से लोग देख रहे हैं। 1 दिसंबर 2022 को इंडोनेशिया में भारत ने एक G20 का अध्यक्ष पद स्वीकारा और आज भारत में 20 ने बहुत सारे देशों के लोग आके G20 के माध्यम से काम चल रहा है। वैसे ही व्यापार हो या भारत में इन्वेस्टमेंट को ज्यादा से ज्यादा कैसा बढ़े, इसके लिए ऊपर काम कर रहा है। और मैं अंत में इतना ही बताना चाहता हूं कि 9 साल में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अलग अलग क्षेत्र में भारत विकसित हो रहा है और भारत विकसित होते हुए एक भारत के प्रति एक दुनिया का एक विश्वास बैठ गया है। और ये सभी विश्व के देशों को भारत के ऊपर भरोसा है और भारत की जनता का भरोसा प्रधानमंत्री जी के ऊपर है। आप अगर हमेशा सर्वे आता है तो सबसे इस दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेता अगर कोई हो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत एक विकसित राष्ट्र बनना चाहता है और एक विकसित राष्ट्र बनने के लिए हमें अपने कर्तव्य करना पड़ेगा। और कर्तव्य करने के लिए हम जहां हैं वहां जो हमारा काम है वो अच्छी तरह से करके एक कर्तव्यनिष्ठ की भावना हर एक के भारतीय के दिल में आनी चाहिए। आप सभी ने कल देखा होगा एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम कल दिल्ली में हुआ, जो भारत में एक नया संसद का बिल्डिंग जिसमें लोकसभा हो राज्यसभा बनाई और वो देश को अर्पण किया। तो ये सब हाईली टेक्नोलॉजी के माध्यम से बन चुके हैं। तो और ये काम जो हुआ सिर्फ 26 मंथ्स में हुआ है। तो इन सब चीजों को मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री माननीय मोदी साहब के नेतृत्व में हम भारतीय एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए काम कर रहे हैं। और मुझे पूरा भरोसा है सब भारतीय एक लाइन में रह के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत को विकास कैसा करे इसके लिए जुड़े हैं। और इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। मुझे पता है थोड़ा टाइम हो गया लेकिन इतना बताना ही था और मैं जस्ट कोई सा भी सब्जेक्ट डिटेल में नहीं बताया लेकिन थोड़ा थोड़ा जस्ट पॉइंट्स बताया है। लेकिन आप सभी पर्टिकुलरली ये जो प्रोग्राम है हमारे पत्रकार बंधु और भगिनियों के लिए है, बहनों के लिए है और आप सभी जनता के पास ये बता देंगे। इन शब्दों के साथ मैं मेरे वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सगळ्यांक धन्यवाद. कारण तुम्ही बरेच वेळ बसे पडले. तुम्ही सगळ्यांनी जेवण